नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो हवा, पानी, जमीन है, उसका हमारे विकास से आखिर क्या लेना देना है? आज हम संसाधन और विकास के इसी गहरे रिश्ते को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये हमारे भविष्य को कैसे बना या बिगाड़ सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिलता है, हवा, पानी, खनिज, ये सब एक मुफ्त का तोहफा है? मतलब बस ऐसे ही मिल गया? सुनने में तो ये बात सही लगती है, पर असलियत में कहानी इतनी सीधी है नहीं। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। संसाधन, आप देखिए, सिर्फ प्रकृति में मिलते नहीं हैं, बल्कि ये मानवीय क्रियाओं का नतीजा है। हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर संस्थाएं बनाकर उन चीजों को एक मूल्यवान संसाधन में बदलते हैं। असल में संसाधन खोजे नहीं जाते, बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये संसाधन है क्या भला, और इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें कैसे अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं? चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो संसाधनों को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राकृतिक और दूसरे मानवीय। और फिर प्राकृतिक संसाधनों को भी आगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांटा जाता है। ये वर्गीकरण हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक साफ सुथरा ढांचा देता है। और ये जो बंटवारा है ना, ये शायद सबसे जरूरी है। नवीकरणीय संसाधन जैसे हवा और पानी, ये तो बनते रहते हैं, रिफिल होते रहते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन सोचिए, जैसे पेट्रोल, डीजल, खनिज, एक बार खत्म तो मतलब लाखों साल की छुट्टी। और बस यही छोटा सा फर्क हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो अब हम ये तो जान गए कि संसाधन क्या हैं, पर सवाल ये है कि तब क्या होता है जब हम इनका इस्तेमाल बिना सोचे समझे अंधाधुंध करने लगते हैं। यहीं से असल में सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। इस अंधाधुंध इस्तेमाल के ना 3 बहुत ही गंभीर नतीजे हुए हैं। पहला, कुछ लोगों के लालच के चक्कर में संसाधनों का भयानक नुकसान हुआ। दूसरा, ये सारे संसाधन समाज के बस कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह गए, जिससे अमीर और गरीब की खाई और चौड़ी हो गई। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, वो है वैश्विक संकट। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, जमीन का बंजर होना, ये सब इसी का नतीजा है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जमीन की असली हालत दिखा रही हैं। यही है भूमि क्षरण, हमारे अंधाधुंध इस्तेमाल का सीधा आंखों देखा सबूत। इन भयानक नतीजों को देखकर ही दुनिया जागी। ये एक तरह की ग्लोबल वार्निंग थी, एक अलार्म था जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। तो इस संकट का हल क्या निकला? जवाब था सतत पोषणीय विकास। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब आज हम अपनी जरूरतें पूरी करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। और हाँ, ये आइडिया कोई एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे एक लंबा सफर है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार आवाज उठाई कि भाई संसाधनों को बचाओ। फिर 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, जिसने पहली बार सतत पोषणीय विकास शब्द को दुनिया के सामने रखा। और फिर आया 1992 का रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो एक मील का पत्थर था। यहीं पर एजेंडा 21 को अपनाया गया। चलिए अब इन बड़ी बड़ी ग्लोबल बातों को जरा अपने देश भारत के चश्मे से देखते हैं। भारत के जो भू संसाधन है ना, वो ये समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है कि ये सारे सिद्धांत जमीन पर कैसे काम करते हैं। भारत की जमीन में गजब की वैरायटी है। आप देखिए, करीब 43% हिस्सा तो मैदान है, जो हमारी खेतीबाड़ी और इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। फिर 30% पहाड़ हैं, जहां से हमारी ज्यादातर नदियां निकलती हैं, और बाकी का 27% पठारी इलाका है, जो खनिजों का खजाना है। तो सवाल ये है कि पिछले 60-70 सालों में आखिर बदला क्या है? अगर हम 1960-61 और 2019-20 के आंकड़े देखें, तो खेती और जंगल वाली जमीन में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। तो फिर ये जो विकास का सारा दबाव है, वो आखिर जा कहाँ रहा है? भारत में जमीन के बंजर होने के पीछे ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग विलेन है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में सबसे बड़ा कारण है माइनिंग, जिसकी वजह से जंगल कट रहे हैं। वहीं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में हद से ज्यादा पशु चराने से जमीन खराब हो रही है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी का हाल तो और भी अलग है। वहां ज्यादा सिंचाई की वजह से जमीन में नमक बढ़ रहा है, वो खारी होती जा रही है।
अच्छा, अब जमीन से भी एक कदम और गहरे चलते हैं। बात करते हैं मिट्टी की। ये सिर्फ धूल नहीं है, ये एक जीती जागती दुनिया है, हमारे खाने की बुनियाद। और पता है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ये नक्शा देखिए, ये भारत की मिट्टी की शानदार विविधता दिखाता है। उत्तर के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी से लेकर दक्कन के पठार की काली मिट्टी तक, हर मिट्टी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक खासियत। चलिए कुछ खास मिट्टियों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। ये भारत की सबसे जरूरी मिट्टी है, जो पूरे उत्तरी मैदानों में फैली हुई है। ये बनी कैसे? हिमालय से आने वाली नदियों के साथ जो गाद आती है, उसी से। इसमें पोटैश, फास्फोरस और चूना भरपूर होता है और इसीलिए ये इतनी उपजाऊ है। यही वजह है कि ये इलाका खेती का गढ़ माना जाता है। अब आते हैं काली मृदा पर, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए एकदम बेस्ट मानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी नमी सोख कर रखने की कमाल की क्षमता। गर्मियों में जब इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं ना, तो वो भी फायदेमंद होती हैं। उनसे हवा मिट्टी में अंदर तक चली जाती है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं। चलिए अब समाधान की बात करते हैं, हमारी साझा जिम्मेदारी की। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास उपाय हैं, समाधान हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, मतलब वनीकरण कर सकते हैं, चराई को कंट्रोल कर सकते हैं, तेज हवा को रोकने के लिए खेतों के किनारे पेड़ों की लाइन लगा सकते हैं, और ढलान वाली जगहों पर सही तरीके से जुताई करके पानी के बहाव को रोक सकते हैं। ये सारे वो कदम हैं जो हम असल में उठा सकते हैं। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो महात्मा गांधी के इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक गाइडलाइन है कि हमें संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर ये सारे संसाधन हमारी एक साझी विरासत हैं, एक धरोहर हैं, तो आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए हमारी साझी जिम्मेदारी क्या बनती है, इस पर सोचिएगा जरूर।